नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ के बारे में, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सीरीज़ है जिसमें आप मुझसे लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे किसी भी कमेंट जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपको हैशटैग आस्क विकास नागवन यूज़ करना, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन वहाँ पुट कर सकते हो। और जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको नए वीडियोज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं जो पुराने मेरे पास आए हुए हैं, अभी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वो हिमांशु जी ने पूछा है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ कि माई वाइफ एंड देयर पेरेंट्स मेंटली टॉर्चर मी फॉर मनी and other tangible things. My wife used abusive words also many times. She hit me. I'm trying maintaining relationship due to my daughter. Some day she blackmails me about police and asking big divorce money. Till today we don't have marriage certificate. How can we overcome this situation? Please help me. तो हिमांशु, पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो भाई, अगर किसी की शादी हो जाती है तो जो शादी का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑल्दो इट इज़ मैंडेटरी, लेकिन अगर किसी की शादी रजिस्टर नहीं हुई है तो भी वो एक वैलिड मैरिज मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर शादी नहीं हुई, शादी हो गई है और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको कोई एक्स्ट्रा राइट्स मिलेंगे। तो हस्बैंड को ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती है कि जिसमें उसको कोई एक्स्ट्रा राइट इस वजह से मिलते हैं। आप मैरिज डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी है, आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरफ तो सोचना बंद करें कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज रजिस्टर नहीं हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा या आप कुछ एक्स्ट्रा लीगल राइट्स अपने इन्फोर्स कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, या तो इस चीज़ को आप अलग करें। अब बाकी के जो दो सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। देखो, ये क्या है कि बहुत सारे हमारे देश में ना कानून है जो कि फीमेल सेंट्रिक है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 125 CRPC 498 है, जिसमें जनरली जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवाती है। और इन सारे लॉज में कभी भी ये नहीं माना जाता है कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, वो कभी विक्टिम हो सकता है। तो ये प्रिजम्पशन है पहले से ही। ये बनाने का जो लेजिस्लेशन है, जिसको जो ड्राफ्ट किया था, वो इस तरीके से ही किया था कि जो फीमेल है वो उसी को विक्टिम मानते हैं। पिछले साल 2022 में दिल्ली में एक महिला कोर्ट ने एक वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हस्बैंड की पिटीशन पे समन इशू कर दिया। तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें जितने भी राइट्स हैं वो सारे सिर्फ फीमेल को मिलते हैं। यानी जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो भी सिर्फ फीमेल को मिलेगा, कंपनसेशन जो है वो भी सिर्फ वाइफ क्लेम कर सकती है। इसके अलावा मान लीजिए मेंटेनेंस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो भी जो है वाइफ क्लेम कर सकती है। इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर्स हो सकते हैं। इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो पर्पज़ था जो बनाने का, वो सिर्फ इसलिए था ताकि फीमेल्स को जो विक्टिम हैं उनको एक स्पीडी रेमेडी मिल सके। तो वो आपका अलग सिचुएशन हो जाती है। दूसरा 498 है, जिसमें ये प्रिजम्पशन है, जिसमें एक लिखने का तरीका भी यही है कि भाई जो वाइफ है उसको उसके इन लॉज या उसके हस्बैंड जो है या कोई और रिलेटिव्स अगर परेशान करते हैं डाउरी के लिए और क्रुएलिटी कमिट करते हैं तो उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और होती भी है। अब इसके अलावा जैसे 125 है, 125 CRPC में वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, नॉट वाइस वर्सा। तो हस्बैंड कैन नॉट क्लेम एनी मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ अंडर द सेम प्रोविजन। तो जो हमारे लॉज हैं ये बनाए इसलिए थे ताकि जो फीमेल्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो सके, वो खुद को जो है डेस्टिट्यूशन से बचा सकें। ऐसा ना हो कि कल की डेट में उनको जो हस्बैंड, उनके फैमिली वाले भी सपोर्ट ना करें, हस्बैंड भी सपोर्ट ना करें। और ये लॉज तब बने थे जब हमारे देश में जनरली जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उस टाइम उनके लिए जॉब करना और बाकी सब सिचुएशंस उनके लिए मुश्किल होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे के सारे लॉज जो हैं उसमें जेन्युइन केसेस तो आए, लेकिन इसमें फेक केसेस बहुत आने लगे। अब नाउ अ डेज व्हाट वी सी, दिस इज ट्रेंड। कुछ स्टेट की ये रूल जो आपकी रिपोर्ट है, कुछ स्टेट की ऐसी रिपोर्ट भी आई हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है उसमें 50% जो है वो पिछले साल फेक थी। तो अब ट्रेंड ये हो गया है कि सिचुएशन कि हस्बैंड और उनके जो परिवार वाले हैं कई बार उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके अगेंस्ट इन सारे कानूनों को एज ए टूल यूज़ किया जाता है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ आ जाती है तो सोसाइटी में देयर कम्स अ नीड कि उस सोसाइटी में उस लॉ को चेंज किया जाए, उसको चैलेंज करना ज़रूरी हो जाता है।
अब आपकी जो सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ हिमांशु, तो वो सिचुएशन सिमिलर है, यानी कि आपकी वाइफ और जो इसके पेरेंट्स हैं, दे आर मेंटली टॉर्चरिंग यू फॉर मनी एंड अदर टेंजिबल थिंग्स। तो देखो, पहली बात तो हिमांशु कोशिश करोगे यार शादी की तो उसे निभा लो भाई। अगर निभाने में आपको प्रॉब्लम आती है किसी तरह की और आपको लगता है कि नहीं अब साथ नहीं रह सकते हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, तो मैं आपको सिर्फ लीगल प्रोविजंस बता सकता हूँ कि इस एक्ट की वजह से या इस ओमिशन की वजह से ये क्राइम कमिट होता है, या फिर ये आपकी लीगल रेमेडी है। तो पहली जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आपको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ पे आपसे पैसे लेने की बात चल रही है, उसमें दिस इज़ अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने इन लॉज के अगेंस्ट एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रूफ है तो सबसे पहले आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, व्हाट मैटर्स इज़ कि आप क्या कोर्ट में प्रूव कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने जो SMSs हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उनको संभाल के रखो जिसमें आपके इस तरह की आपके अगेंस्ट डिमांड चल रही है, जिसमें आपको धमकाया जा रहा है। तो अगर आपको टॉर्चर करके परेशान करके कोई आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट हो सकती है और FIR भी रजिस्टर हो सकती है, बशर्ते कि आप उसको थोड़ा सा ढंग से लीगल तरीके से परस्यू करें। दूसरा, आपकी माई वाइफ यूज्ड अब्यूसिव वर्ड्स ऑल्सो मैनी टाइम्स शी हिट मी। देखो, अगर कोई फीमेल किसी मेल के अगेंस्ट कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ करती है, कोई गाली गलौज करती है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अगर कोई मेल किसी फीमेल के अगेंस्ट ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 509 IPC की जो FIR है वो रजिस्टर हो सकती है। तो मेल्स इस सिचुएशन में जो है वो बेचारे जो है वो थोड़े से बाउंड है कि उनके फेवर में इस तरह का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आपको गाली दी गई और आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सको। हाँ, सेक्शन 294 IPC में भी एप्लीकेबल, क्योंकि इस पर 2 अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के। तो उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि अब्यूसिव जो वर्ड्स आपके अगेंस्ट यूज़ हुए हैं तो आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी कंप्लेंट में। तो एक्सटॉर्शन प्लस 294 ये दोनों इसमें लग सकती हैं। अब बात आती है कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ मारपीट करती है, और बहुत सारे हस्बैंड ना इसको झेलते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि अगर वो अपनी तरफ से रिटेलिएट करेंगे या कुछ अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर उसको लीगल तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वाइफ उनके ऊपर पता नहीं कितने केसेस लगा देगी, और ये ट्रेंड भी है। तो आपकी सिचुएशन में अगर आपकी वाइफ आपको हिट करती है और आपके पास प्रूफ है कि भाई वो आपको हिट कर रही है, तो आप अपने मेडिकल भी करवा सकते हो उस सिचुएशन में, और अपनी जो वाइफ है उसके अगेंस्ट सेक्शन 323 का जो केस है वो रजिस्टर करवा सकते हो। 323 IPC इज़ रिलेटेड टू दी कॉजिंग सिंपल हर्ट टू समबडी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जनरली FIR रजिस्टर नहीं होती है, बट इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट और NCR दोनों परस्यू की जा सकती हैं। तो अब आपकी सिचुएशन आती है कि लास्ट कि शी इज़ ब्लैकमेलिंग यू अबाउट गिविंग थ्रेट्स ऑफ पुलिस एंड आस्किंग बिग डाइवोर्स मनी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी किसी को धमकी देता है, मारपीट करता है और उसको पैसे ऐंठने की कोशिश करता है या कोई प्रॉपर्टी उससे छीनने की लेने की कोशिश करता है, दिस इज़ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन। तो इसमें आप जो है अपना ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। साथ में अगर आपकी वाइफ जो आपको धमकी दे रही है उसमें सेक्शन 506 IPC यानी द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ ऑल्सो मेड आउट। अब अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ के साथ या अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपना गुजारा कर सकते हो, चाहे अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए करो, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करो, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गिव इट अ गो। आप अपनी वाइफ की और अपनी खुद की जो काउंसलिंग है वो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई इस तरह से नहीं रह पा रहे हो तो आप जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग है वो भी आप इनिशिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दिस इज़ अप टू यू। लेकिन फिर भी हमारा जो लॉ है वो कोशिश करता है, उसका जो इंटेंट है लॉ का वो सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो फैमिली है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो इसके लिए जितनी बार भी आप कोर्ट जाओगे उसके उतनी बार आपको काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा, उतनी बार जो आपकी जो मीडिएशन है वो प्रोसीडिंग उसमें होंगी। अगर आपकी वाइफ इनफैक्ट आपकी कंप्लेंट करने के बाद आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर देती है अंडर सेक्शन 498 है या फिर अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रजिस्टर कर देती है या फिर कोई और ऑफेंस जो है उसकी कंप्लेंट आपके अगेंस्ट कर देती है, तो अगर कंप्लेंट आपने पहले की होगी तो आपके पास एक एटलीस्ट सॉलिड डिफेंस होगा उसको काउंटर करने का कि आपकी वाइफ ने जो भी किया वो एक आफ्टर थॉट है, वो काउंटर ब्लास्ट है आपकी कंप्लेंट का। तो कंपैरेटिवली यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फाइट योर केसेस अगेंस्ट योर वाइफ।
अच्छा, इससे रिलेटेड अगर हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर बाकी लोगों का भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हैशटैग आस्क विकास नागवान यूज़ करना है और उसको आप अपना क्वेश्चन वहाँ पुट कर सकते हो। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए लीगल प्रॉब्लम पे और उसकी ऊपर डिस्कशन को लेके।